हाय एवरीवन, वेलकम इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ रिवीजन ऑफ मैट्रिसेस। इस पहले लेक्चर में आपका स्वागत है और इस लेक्चर के नोट्स आप फाइंड कर सकते हैं exam.com/12674 पर। आप इंडेक्स लेक्चर के भी नोट्स है वो exam.com/12673 पर अवेलेबल है। यहाँ से आप किसी भी लिंक पर क्लिक करके उसके रिस्पेक्टिव लेक्चर में विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर लेना मैट्रिसेस पे। जहाँ तक मैट्रिसेस की बात है, एनडीए में हर साल लगभग 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। मतलब आप अगर आपने बेसिक मैट्रिसेस आती है, आपको बेसिक चीजें आती हैं, एडजॉइंट, इनवर्स या टाइप ऑफ मैट्रिक्स और एक कंसिस्टेंसी वाला, लीनियर इक्वेशन वाला, ये 4 टॉपिक से ही वो लेता है और इन्हीं 4 टॉपिक में से कभी 2 कभी 3 लेके आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार समझ लेंगे तो एनडीए क्वेश्चन आप इजीली बनाने लग जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग लेते हैं हम। पहली हेडिंग है आपकी मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस तो इसका प्लूरल फॉर्म होता है, जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो आपका मैट्रिक्स उसे कहते हैं। और ये सिंपल रेक्टेंगल एरे ऑफ नंबर्स होता है। किसी भी नंबर का रेक्टेंगल एरे हम लिखें 4, 5, 6, ये आपको एक मैट्रिक्स को डिनोट करेगा। ये जो एंटिटी है, इसके अंदर के एलिमेंट वो इस ब्रैकेट में शो किए जाते हैं, डिटरमिनेंट में इस ब्रैकेट में शो किए जाते हैं। तो ये बस डिटरमिनेंट में और मैट्रिक्स में आपको एक नोटेशन का ध्यान रखिए, कौन सा नोटेशन है। अगर ये वाला नोटेशन है और इसके अंदर आपके एनी, तो नोटेशन का फर्क होता है। दोनों ही मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट सिर्फ आपका एरे होता है अरेंजमेंट का। तो चाहे अगर ये वाला नोटेशन है और इसके अंदर हम चीजें अरेंज कर रहे हैं, अपने एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, इसके अंदर एरे बना रहे हैं तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसके अंदर अगर हम एरे बना रहे हैं नंबर्स का सी डी ई एफ, तो ये डिटरमिनेंट कहलाएगा। तो बस नोटेशन का फर्क होता है। फिर इसका ऑर्डर सेम जैसे हमने मैट्रिक्स में डिफाइन किया था। इस पूरी चीज को A11, A11, A12, A1n और A21, फिर AM1, इस तरह से पूरा लिखने के बजाय हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। कि शॉर्ट फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, ये A11, A12, A1n, मतलब A क्या मैं लिख सकता हूँ, I J और I J M क्रॉस N। ये मैंने कैसे लिखा, I की जो वैल्यू है वो आप 1, 2, 3 से लेकर M तक वेरी कर रही है। आप I की वैल्यू यहाँ रख ले 1M, 2M, 3M, इस तरह से आ जाएगी। और फिर जो J की वैल्यू है वो आपकी 1, 2, 3 से लेकर N तक वेरी करेगी और फाइनली वो इस मैट्रिक्स को डिनोट करेगी। तो इतना लंबा लिखने की बजाय हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ए आई जे, और आई और जे की वैल्यू कहाँ कहाँ लिखेंगी वो हम देख लेते हैं। ये वाली जो चीज है ये इसका ऑर्डर कहलाती है। पहले हम रो वाइज लिखते हैं, ये इसकी रो कहलाती है, ये इसके कॉलम कहलाते हैं। तो यहाँ पर कॉलम कितने हैं आपके, एन कॉलम है, रो कितनी है, एम रो है। तो ये एम रो और ये एन कॉलम, ये एम इंटू एन, इस तरह से इसका ऑर्डर हम लिखते हैं। अच्छा, ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो हमने 2x2 लिख दिया कोई। अब इसे 4 क्यों नहीं लिखते, तो 4 यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 4 से हम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते कि 1x4 की मैट्रिक्स है या 4x1 की मैट्रिक्स है या 2x2 की मैट्रिक्स है। हम ये चीज डिफाइन नहीं कर सकते, कितने रो हैं कितने कॉलम है। तो ये चीज डिफाइन करने के लिए ही हम 2x2 लिखते हैं। तो ये तो रही मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत ज्यादा आता है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। अभी मैंने डिस्कस किया कि हम मैट्रिक्स को कैसे लिख लेंगे, ए आई जे के फॉर्म में और एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर आप सोचो कि एम इक्वल्स टू 1 कर दूं मैं, m इक्वल्स टू 1 और n इज एनी रियल नंबर, मतलब क्या हो गया, रो एक ही आ गई और कॉलम आ गए बहुत सारे, कोई भी रियल नंबर कॉलम आ सकता है। तो क्या हो गया, ये इसका कैसा बन जाएगा, m इक्वल्स टू 1 है, मतलब जो i की वैल्यू होगी अब वो 1 ही हो जाएगी। अब 1, सपोज दैट n की वैल्यू 1 to n है तो 1 1, A12, A13, A1n।
अगर n की वैल्यू n तक वेरी कर रही तो इस तरह की ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर m 1 हो गया, मैंने रो को 1 कर दिया, तो इस मैट्रिक्स को हम करेंगे रो मैट्रिक्स। तो आपको समझ आया कि रो को जब मैंने 1 कर दिया और सिंगल ही रो उस मैट्रिक्स में बची तो वो रो मैट्रिक्स हो गई। ठीक इसी तरीके से अगर मैंने कॉलम को 1 कर दिया, n इक्वल्स टू 1 कर दिया और m आपका कोई भी रियल नंबर आ गया, तो ये इसका फोटो कैसा आएगा, इसका फोटो ऐसा आएगा, a11, a21 और am1। मतलब n मेरा बाद वाला टर्म m इंटू 1 इसका ऑर्डर आएगा। तो इसमें केवल कॉलम है तो इसलिए इसे कॉलम मैट्रिक्स करेंगे n इक्वल्स टू 1 पर। अगर ये m इक्वल्स टू n हो जाए, मतलब पहले मैंने देखा m इक्वल्स टू 1 रो मैट्रिक्स, n इक्वल्स टू 1 कॉलम मैट्रिक्स, m इक्वल्स टू n हो जाए तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका फोटो कैसे आता है, इतना, मतलब जितना m होगा उतना ही n होगा। तो m इक्वल्स टू n हो जाता है जब, तो जैसे a11, a12, a21, a23, तो जो जितनी भी रो होती है उसकी उतने ही कॉलम होते हैं। तो ये n क्रॉस n डिफाइन कर कह सकते हैं, या m क्रॉस m जब भी इक्वल हो जाए तब। फिर एक चीज है कि ये आपकी रो और कॉलम वाइज मैंने सारी मैट्रिक्स डिफाइन कर ली। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो हम उसे कह देते हैं नल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स होती है, ये 0 हो गई या ये हो गई नल मैट्रिक्स, या ये सारी नल मैट्रिक्स हैं। आपको m क्रॉस n ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बस आपकी सारे 0 होने चाहिए। फिर आपका है डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें aij इक्वल्स टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल्स टू j। जब भी i j के इक्वल नहीं है तब बाकी के एलिमेंट आपके 0 हैं। तो aij क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहा गया है। aij कुछ भी हो सकता है, सपोज 1, 2, 3। aij क्या है जब i इक्वल्स टू j है, तो इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तो i इक्वल्स टू j क्या होगा, a11, a22, a33। मैंने कोई भी एलिमेंट लिख दिया और बाकी के जितने एलिमेंट है वो उन्हें मैं 0 कर दूंगा। तो ये वाला जो हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट आर नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जितने भी ये वाले 0 हैं, डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वो सारे 0 हो, और ये वाले डायगोनल के एलिमेंट 0 ना हो, तब हम इसे डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर जितनी भी मैट्रिक्स आपको ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होती है। फिर अगला है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कुछ नहीं है, अब इसी का एक एक्सटेंशन है। अगर सपोज दैट aij इक्वल्स टू 0 है जब i इक्वल्स टू j नहीं है, और aij मैंने एक फिक्स नंबर ले लिया व्हेन i इक्वल्स टू j। जब i इक्वल्स टू j है तो कोई एक फिक्स नंबर है, वो चेंज नहीं हो रहा है, 1, 2, 3 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट आपको 0, 0 दिए हुए, तो इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जब आपका aij i इक्वल्स टू j है तो कोई फिक्स एलिमेंट है k, और फिर दूसरा जो है जब 0 नहीं है तो बाकी सब 0 है, तो इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए, स्क्वायर से आया ये डायगोनल, डायगोनल से आपका आया स्केलर, स्केलर से फिर आपका आएगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब जो मैट्रिक्स की वैल्यू होगी उसके डिटरमिनेंट की वो 1 आएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट है ये 1, 1 है, मतलब aij इक्वल्स टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल्स टू j, एंड aij इज इक्वल्स टू 1 व्हेन i इक्वल्स टू j। तो 1, 1, 1 हो गया। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, बहुत काम की होती है इसकी मैट्रिक्स। इसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है वो 1 होती है, और इसको किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर उस मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये थी यहाँ तक की मैट्रिसेस, जनरल मैट्रिसेस। कैसे आपको पता चला, ये रो
m इक्वल्स टू 1, कॉलम n इक्वल्स टू 1, नल मैट्रिक्स सारे 0, स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन m इक्वल्स टू n, डायगोनल मैट्रिक्स व्हेन डायगोनल एलिमेंट ओनली एग्जिस्ट, स्केलर मैट्रिक्स व्हेन द एलिमेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर 1 एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। सो ये वाली यहां तक की मैट्रिक्स थी। अब हम इसके आगे की मैट्रिक्सेस देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर के पोर्शन में। अब ये आप ध्यान से देखें कि ये सारी बातें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही चल रही है, किसी और मैट्रिक्स के लिए नहीं। अपर ट्रायंगुलर का मतलब ऊपर ट्रायंगल बनता हो, ये ऐसे। अगर लोअर ट्रायंगुलर होगी तो नीचे ट्रायंगल बनता हो, ये। तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर होती कैसे वो मैं देखूं। अगर मैं लिखूं 1 2 3, दूसरा एलिमेंट लिखूं 0 2 4, फिर लिखूं 0 0, फिर लिखूं 3, तो आप देखें कि ऊपर वाले ट्रायंगल में आपके एलिमेंट आ रहे हैं और नीचे वाले ट्रायंगल में एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। तो जो आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है नंबर्स का वो ऊपर आ रहा है, नीचे तो सारे 0 0। तो इसकी डेफिनेशन कैसे दी जाती है कि ए आई जे इक्वल्स टू 0 हो, इस वाले पोर्शन में आई ज्यादा है व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे। तो जब भी आई आपसे जे बड़ा हो, A21 है, A32 है या A31 है, ये 3 एलिमेंट आएंगे, ये तीनों भी 0 हो। जहां जहां भी आई आपसे बड़ा है जे से, वो एलिमेंट 0 हो, तो इसकी जो ट्रायंगल की अपर ट्रायंगल की डेफिनेशन है वो इस तरह से दी जाती है। और इसमें आप इक्वल्स टू ना कर दें, कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि डायगोनल एलिमेंट इसके 0 नहीं आएंगे। सेम इसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर की हम देख लेंगे। अगर 1 0 0 2 3 0 4 5 और 6, तो जब भी ए आई जे इक्वल्स टू 0 हो, कौन कौन से एलिमेंट, जब जे बड़ा हो आई से, जहां जहां भी जे आई से बड़ा है वहां वहां एलिमेंट हो, तो ये आपकी होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके लोअर पोर्शन में नंबर्स का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये अपर ट्रायंगुलर मेथड है, मैट्रिक्स है, ये लोअर ट्रायंगुलर। यूज आपका इस क्वेश्चन में कैसे आएगा इस तरह के मैट्रिसेस का, कि वो क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि कौन सी अपर ट्रायंगुलर है, कौन सी लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म हो रही है। तो ये अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर की फॉर्म थी। कुछ और एक दो चीज लेते हैं। पहला ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मैं इसे लिखूं A11 A22 A33, या मैं इसे लिख सकता हूं A I J एंड I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक एंड J इक्वल्स टू 1 से लेके m तक एंड व्हेन I इक्वल्स टू J। ये आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है फॉर एनी जनरल मैट्रिसेस। जब I इक्वल्स टू J हो तब आप यहां से इसको ट्रेस कहते हैं। अब ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? अगर मुझे ट्रेस निकालना है लैम्डा इनटू ए मैट्रिक्स का, इसका ट्रेस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका ट्रेस निकालूं या लैम्डा आपका कांस्टेंट है इसे बाहर लिख के ट्रेस ए का निकालूं, वो इक्वल ही आएगा। क्यों इक्वल आएगा? क्योंकि जब भी मैट्रिसेस में लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स को हमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डायगोनल एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायगोनल एलिमेंट में ये लैम्डा भी आ गया, तो लैम्डा जब भी आ गया तो सारों में से हम लैम्डा बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो ट्रेस जो ए बच जाएगा वो ये वाला बच जाएगा। अब ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए डैश, मतलब जो ट्रांसपोर्ट का ट्रेस होता है वो ही इसका ट्रेस होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में आपका ट्रेस इक्वल रहता है, ट्रेस नहीं चेंज होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हुई। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हुई ट्रेस ए इंटू बी इक्वल्स टू ट्रेस बी इंटू ए। ये हम बाद में समझेंगे। अभी आप फिलहाल समझ लीजिए कि अगर दो कहना चाहिए दो मैट्रिक्स को
ए इंटू बी करके उसका ट्रेस निकालें या बी इंटू ए करके इसका ट्रेस निकालें, वो जो ट्रेस होगा वो आपका बराबर ही आएगा। फिर थर्ड है आपका इक्वल मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के केस में इक्वल होने के लिए सारे एलिमेंट मैट्रिसेस के एक दूसरे से बराबर होने चाहिए, तभी वो एलिमेंट मैट्रिसेस में, तभी दो मैट्रिसेस आपको इक्वल कही जाती है। तो ये हो गया इक्वल मैट्रिक्स। इस तरह से हमने देखी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मैं इसे क्लियर कर रहा हूं और चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? सिंपल एडिशन होता है। ये ए, ये बी, सी, डी, इसमें कोई हम ऐड कर रहे हैं ये, तो एडिशन हर एक एलिमेंट का इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट में ऐड कर देते हैं और हम लिख देते हैं ये वाला जो आएगा, ये जैसे डिटरमिनेंट्स में होता था वैसे ही इसका एडिशन होता है। एडिशन इसका कम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी निकालें आप या बी प्लस ए निकालें, बात एक ही है। इसका एसोसिएटिव भी होता है, ए प्लस बी करके सी निकालें या ए में बी सी ऐड कर दें, वो भी होता है। इसका आइडेंटिटी के साथ एडिटिव आइडेंटिटी भी फॉलो करता है। ये ए प्लस जीरो मैट्रिक्स करें, ए करें या जीरो प्लस ए मैट्रिक्स करें, इक्वल आता है। एडिटिव इनवर्स के साथ भी जीरो आता है। और ये वाले जो कुछ लॉ है, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी हो, तो हम कह सकते हैं कि जो बी मैट्रिक्स होगी वो सी के इक्वल होगी। और अगर इसका उल्टा भी हो, बी प्लस ए हो, सी प्लस ए हो, तो भी हम कह सकते हैं कि बी और सी के इक्वल मैट्रिक्स आएगी। तो एडिशन में सेम जैसे नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शंस का एडिशन होता है वैसे ही इसका एडिशन हो जाएगा। बस आप ध्यान रखें कि अगर रो और कॉलम वाइज एडिशन दिया हुआ है तो सारे एलिमेंट्स में होगा। सेम पैटर्न पे आपका सब्सट्रैक्शन भी हो जाएगा, हर एक एलिमेंट से हर एक एलिमेंट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन यहाँ इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर, अगर हम ये ए मैट्रिक्स है आपकी कोई ए 1 2 3 इस तरह से एलिमेंट, और अगर हम इसमें के निकालें तो हमारे हर एक एलिमेंट से वो के मल्टीप्लाई होगा। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि डिटर्मिनेंट में क्या होता है, सिर्फ एक रो में मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिसेस में आपको हर एक एलिमेंट के साथ वो के का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं लिखूं के ए मैट्रिसेस अगर मेरी है कोई, क्या इस मैट्रिक्स को मैं ये लिख सकता हूँ? हाँ, ये लिख सकता हूँ, ये सही है। मतलब के ए कोई मैट्रिक्स है, हर मैट्रिक्स में के साथ मल्टीप्लाई करके, या मैं के को बाहर ले लूँ तो ये भी आ जाएगा। लेकिन ये चीज अगर मैं डिटरमिनेंट में लिखूंगा के ए का डिटरमिनेंट, तो मैं के की पावर एन लिखूंगा। एन इज द ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। अगर 3 क्रॉस 3 की है तो 3 बार मुझे के कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन मैट्रिसेस में मुझे 3 बार के कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। मैट्रिसेस में सारे एलिमेंट्स में एक साथ ही के मल्टीप्लाई होता है। तो अब के कुछ रूल देख लेते हैं। सेम है, अगर के में ए प्लस बी से मैं मल्टीप्लाई करूं तो, या के ए प्लस के बी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो भी आपका सेम आएगा। उल्टा भी आपका सेम आएगा, अगर एक ए है k1 प्लस k2 है ए, उन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन बस आप ध्यान रखें कि मैट्रिसेस की तरह नहीं होता है, नॉर्मल सारे एलिमेंट्स में के का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सेम डिटरमिनेंट्स की तरह ही होता है, एक रो और एक कॉलम का। जैसे ये A11, A12, A21, A22 और फिर ये है A11, A12, A21, A22। कैसे इसका हम करेंगे? ये इसका रो फिर इसका कॉलम A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A21, इस तरह से मैट्रिक्स बना लेंगे। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? ये वाली रो, ये वाला कॉमन A21, A22 और आप इसका मैट्रिक्स निकाल देंगे। तो ये वाला मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अगर सपोज दैट ये वाली जो मैट्रिसेस होती, ये मैट्रिसेस क्या होती है आपकी? A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो आपकी क्या होता है? ये ऐसे A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A21। दूसरा एलिमेंट क्या आता?
दूसरा एलिमेंट आता A11 A12, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होता, प्लस A12 A22। कहने का मतलब अब ये कौन सी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, ये 2 क्रॉस 2 है, ये वाली कौन सी है 2 क्रॉस कॉलम 3 है। तो ये 2 से 2, ये वाला हम इस तरह से करते हैं, और जो बाकी जो रह जाता है उस ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स आएगी, मतलब 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। अब ये मैंने निकाल दिया। अब अगर पिछली वाले क्वेश्चन के लिए मैं देखूं, पिछले वाले में दोनों 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 थी, तो ये वाले दोनों सेम है, तो बाकी जो दोनों आ जाएंगे वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपकी फाइनल हो जाएगी। इसी तरह से मैं कहने जा रहा हूँ 3 क्रॉस 1 दी हो, और आपको इसी एग्जाम्पल में थोड़ा और क्लियर करता हूँ। अगर ये मैट्रिक्स जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये 2 क्रॉस 2 है, अब मैं क्या करता हूँ A11 A21 A31 इस एक कॉलम मैट्रिक्स से इसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। पहले इसको ये A11 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, A21 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट 3, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वाला एलिमेंट छूट गया तो ये वाला मल्टीप्लाई मैट्रिक्स नहीं हो सकता 3 क्रॉस 1 का। मतलब क्या है कहने का, मेरे मतलब 2 क्रॉस 2 था और 3 क्रॉस 1 था, तो जब तक ये इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं होंगे तब तक वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसे आपने देखा पहले मैंने 2 क्रॉस 2 को 2 क्रॉस 2 से इक्वल किया, तो ये कॉलम इसके कॉलम और रो इक्वल थे, तो मेरा फाइनल आंसर 2 क्रॉस 2 आ गया था। फिर मैंने 2 क्रॉस 2 को 2 क्रॉस 3 से किया, फिर मेरे रो और कॉलम ये वाले इक्वल आ गए, तो मेरा आंसर 2 क्रॉस 3 आ गया। मैं इस 2 क्रॉस 2 को 2 क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब 2 रो हो और 1 कॉलम हो तब मल्टीप्लाई हो सकता है। ये यहाँ पर 2 रो और 1 कॉलम, अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो आंसर में आएंगी वो 2 रो और 1 कॉलम आ जाएगा। तो इसके पहली वाली मैट्रिक्स के आपके कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो इक्वल होने चाहिए किसी भी मल्टीप्लिकेशन को पॉसिबल करने के लिए। तो 3 क्रॉस 1 क्या 3 क्रॉस 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसके रो और कॉलम इक्वल नहीं है। अगर 1 क्रॉस 3 हो का 3 क्रॉस 3 के साथ पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि इसके रो और कॉलम इक्वल है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 क्रॉस 3। तो हर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें। जब भी पहली मैट्रिक्स का आपका कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो इक्वल होंगे तभी वहां पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो इसे मैं क्लियर करता हूं और अब चलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की ओर। ये पहला नॉन कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए और बी निकालें, और ये अगर आप उल्टा करके निकालें बी ए, ये इसके इक्वल नहीं आता है। डिटरमिनेंट में ये इसके इक्वल आ जाता था, ए इक्वल्स टू बी निकालें या बी इक्वल्स टू ए निकालें, डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल आती है, लेकिन मैट्रिक्स में हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। तो जहां भी ए और बी लिखा हो वहां आप ए बी कभी भी ना लिखें। एसोसिएटिव होता है, ये बात सही है, मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन करके सी करें या ए बी और सी का मल्टीप्लिकेशन करके ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये बात सही है। लेकिन ये इसका ऑर्डर आप चेंज ना करें, लाइक बी सी को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया है, बी सी को मैं ऐसे ए से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ये मैं नहीं लिख सकता। हालांकि क्वेश्चन में सॉल्व करके ये आ सकता है, जरूर आ सकता है, लेकिन हर केस के लिए मैं ये नहीं लिख सकता। मैं इसका ऑर्डर सी बी नहीं कर सकता, ये चीज भी गलत हो गई। मतलब ऑर्डर यही रहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ए बी सी कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर उसका चेंज नहीं होना चाहिए। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ फॉलो करती है। अगर ए हो तो ए में आई कहीं से भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन सेम इसलिए आता है क्योंकि आई से मल्टीप्लिकेशन करने से केवल डायगोनल एलिमेंट्स में फर्क पड़ता है और वो भी एक का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो सेम वो मैट्रिक्स वही आ जाती है, तो इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन भी उसमें होता है। ए अगर हम बी प्लस सी करें तो इसका सेम ऑर्डर में ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी आ जाएगा। आप इसका ऑर्डर बी ए प्लस ए सी नहीं कर सकते, ये गलत हो गया। सेम ऑर्डर ही आपको फॉलो करना चाहिए इस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद ईच अदर। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन सेम है, हम
इंटरचेंजिंग ऑफ रो इस तरह से डिसाइड करते हैं, या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, या रो को किसी भी के से मल्टीप्लाई करके किसी भी में ऐड कर सकते हैं, पहली रो को दूसरी रो में के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर आप एक रो को चेंज करें और एक कॉलम को इंटरचेंज करें तब उसकी वैल्यू में माइनस आता है, जैसे कि हमने डिटरमिनेंट में भी डिस्कस किया हुआ था। और लेकिन अगर आप उस रो की जगह उस रो में ऐड करके, मतलब अगर R1 में मैं R1 प्लस 2R2 ऐड कर रहा हूं तो ये चीज सही है, अगर R1 को मैं 2R2 कर रहा हूं ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरी R1 में मैंने R1 में क्या किया वो आपने नहीं आया, तो यहाँ पर भी आपका R1 ही आना चाहिए, उस रो के साथ ही उसमें कोई ऑपरेशन होना चाहिए। आप बिल्कुल अलग उसे कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। R1 में मैं ये कर सकता हूँ R1 माइनस 2R2, R1 में मैं कर सकता हूँ R1 माइनस 2/399 R2 अपॉन R3, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपका R1 आना चाहिए। R2 के साथ ही वो चीज हो और साथ ही वो चीज लिखी जाए। R1 को आप R2 से रिप्लेस नहीं कर सकते, ये वाली चीज गलत हो गई। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में यही चीज ध्यान देने वाली बात है कि मैं R1 अगर कर रहा हूं तो RI जिसके भी साथ कर रहा हूं ith रो के साथ, तो RI यहाँ आना चाहिए, बाकी यहाँ कुछ भी आ सकता है, बस यहाँ I आना चाहिए। तो ये जो ऑपरेशन होंगे वो आपके वैलिड होंगे। तो ये एलिमेंट्री ऑफ ऑपरेशन है। अब कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लेते हैं जो एग्जाम में एनडीए में कभी कभी क्या मोस्टली ही पूछ ली जाती है, इनमें से कोई ना कोई एक मैट्रिसेस। तो ये थोड़ी सी याद रखने वाली चीज है, आपकी मेमोराइजिंग बेस पे चीज है। पहला है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कैसे करते हैं, इसके रो, किसी मैट्रिक्स से रो को हम कॉलम बना देते हैं और कॉलम को हम रो बना देते हैं। हालांकि एक ही ऑपरेशन करने की जरूरत है, अगर आप रो को कॉलम बना देंगे तो वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा, ABCDEFGHI। अब इसका ट्रांसपोर्ट कैसे लेंगे, ये वाली रो है इसे हम कॉलम बना देंगे ABC, ये वाली रो है इसे हम कॉलम बना देंगे, ये वाली रो है इसे हम कॉलम बना देंगे और आपका ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट है, ये A है, ये A ट्रांसपोर्ट है, इसे हम A डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूं तो डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था, A की डिटरमिनेंट की वैल्यू, A ट्रांसपोर्ट की डिटरमिनेंट की वैल्यू और A इसके ट्रांसपोर्ट की डिटरमिनेंट की वैल्यू, सारी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आती है। और डिटरमिनेंट की वैल्यू के लिए क्या करूं, अगर मैं A प्लस माइनस B का ट्रांसपोर्ट निकालूं या अलग अलग इनको ट्रांसपोर्ट करके ऐड या सब्सट्रैक्ट करूं, वो चीज एक ही होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर मैं A ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट निकालूं फिर वो एक ही आता है। फिर मैंने ये रो को कॉलम बना दिया, अब फिर मैं कॉलम को रो बना दूंगा तो वापस उसी मैट्रिक्स पे मैं पहुंच जाऊंगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर मैं A और B का ट्रांसपोर्ट निकालूं तो मैं A ट्रांसपोर्ट इंटू B ट्रांसपोर्ट नहीं लिख सकता, इसमें आपका ऑर्डर चेंज हो जाता है ट्रांसपोर्ट में। तो एडिशन में ऑर्डर वही रहता है, लेकिन जब भी हम ट्रांसपोर्ट लेंगे तो उसका B A इस तरह से कर देंगे, उसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। दूसरा है, अगर किसी की हम पावर निकालें, किसी मैट्रिक्स की पावर n है, उसका ट्रांसपोर्ट निकालें या इसका ट्रांसपोर्ट निकाल के पावर निकाल लें, सेम चीज ही है। बस सारी प्रॉपर्टी आपकी सेम है, बस ये प्रॉपर्टी का आप ध्यान रखें कि जब भी मल्टीप्लीकेशन वाले ट्रांसपोर्ट लाए तब उसका उल्टा हो जाता है। जैसे ABC का ट्रांसपोर्ट मैं कैसे निकालूंगा, CBA, ये आपका इक्वल आएगा। तो इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये रही ट्रांसपोर्ट की बात। अब अगली मैट्रिक्स देखते हैं। आपकी मैट्रिक्स है आइडेपोटेंट, बड़े अजीब अजीब से नाम है। आइडेपोटेंट कुछ नहीं होता, अगर A स्क्वायर आपका A आ जाए तो हम कहते हैं उसका जो मैट्रिक्स है वो आइडेपोटेंट है। फिर निलपोटेंट मैट्रिक्स नेक्स्ट है। निलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स आप सिंपली ध्यान रखें, अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A की पावर n इक्वल्स टू 0 आएगा। मतलब n इक्वल्स टू अगर 2 है तो A स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 0 आएगा। अगर K उसकी K क्रॉस K है तो A की पावर K आपका
जीरो आएगा। बाकियों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ए की पावर के प्लस वन जीरो आएगा या नहीं आएगा, या ए की पावर के माइनस वन जीरो आएगा नहीं आएगा। ये निलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि जिस भी ऑर्डर की होती है उस ऑर्डर के साथ उसका जो पावर होता है वो जीरो आता है। या दूसरी डेफिनेशन है कि इसकी आइगन वैल्यू जीरो आती है। अब फिलहाल आइगन वैल्यू नहीं है इसमें, तो अब आइगन वैल्यू पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। बस निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए आप ये ध्यान रखिए कि जिस भी ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है उस ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन उसका जीरो आएगा। नेक्स्ट आपका है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल में कुछ भी नहीं है, अगर कोई मैट्रिक्स ए हो और हम उसका ट्रांसपोर्ट निकालें और ट्रांसपोर्ट का उसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर दें, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम बोल देते हैं कि ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो उसका ट्रांसपोर्ट जो है उसका मल्टीप्लीकेशन के साथ, उसका ट्रांसपोर्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी आ जाए तो वो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर अगर आपका किसी का आई आ जाए तो वो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। ए आपका आ जाए ए ट्रांसपोर्ट के इक्वल जो मैट्रिक्स हो तो आपकी ए ट्रांसपोर्ट ए आ जाएगा, और आई तो ए स्क्वायर आपका आई आ जाएगा। तो ऑर्थोगोनल का ही एक पार्ट होता है इनवोल्यूटरी। अगर ट्रांसपोर्ट उस मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के इक्वल है तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई आ जाएगा और वो मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैंने बताया था कि ए टी आपकी ए के इक्वल आ जाए तब वो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाता है, लेकिन इस अब ए इक्वल्स टू ए टी आ गया तो ए को हम कहेंगे क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इक्वल्स टू ए टी आने की अगर मैं ये एलिमेंट लेके आपको बताऊं, ये वाली जो मैट्रिक्स है वो हमने डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में भी सीखी थी 2 3 8 3 3। तो ए ट्रांसपोर्ट ए के इक्वल कब आएगा, जब ए आई जे आपका ए जे आई इक्वल होगा, जब आई नॉट इक्वल्स टू जे हो। अगर ए जे आई मतलब ए 1 2 हो आपका, ए 2 1 के इक्वल हो, ए 1 3 ए 3 1 के इक्वल हो, ए 2 3 ए 3 2 के इक्वल हो, ये वाले सारे आपस में इक्वल हो, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। लाइक ए एच जी माइनस एच जीरो, यहाँ पर आपका सी और यहाँ पर आपका माइनस जी और माइनस सी जीरो। अगर आप ए 1 1, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 0 भी आ सकता है, या यहाँ पर आप ए बी या डी भी ले सकते हैं क्योंकि मैंने सी लिया हुआ है। तो ए 1 2 आपके ये माइनस नहीं आएगा, ए 1 2 आपका आ गया, ए 2 1, ए 1 3 आपका आ गया, ए 3 1, ए 2 3 आपका आ गया, ए 3 2 के इक्वल, ये आपस में इक्वल है, तो हम कह देंगे कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दूसरी पहचान क्या है, अगर ए बी इक्वल्स टू जो प्रोडक्ट है उसका वो उल्टा करने पर वो ही प्रोडक्ट आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो अभी हमने सीखा था इससे पहले मल्टीप्लिकेशन में कि ए इक्वल टू बी को बी इक्वल टू ए नहीं लिख सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं कब, जब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तब हम ए को बी इक्वल टू ए लिख सकते हैं, केवल उस केसेस में जब उसका ट्रांसपोर्ट इसके इक्वल आता हो। जैसे हमने ये वाली चीज भी सीखी थी, अगर v इक्वल टू ए तो हम इसका v इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन हम इसका a v का ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं जब वो जो चीज हो वो इक्वल आती हो, ट्रांसपोर्ट उसके इक्वल हो, तभी हम इसको सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपका ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसका एडिशन या उसका मल्टीप्लीकेशन कैसे भी करें हम, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। और अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आता है। फिर आता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कुछ नहीं, इसका एक नेक्स्ट पार्ट है, अगर ए आई जे इक्वल होता है माइनस ऑफ ए जे आई के, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, एंड दूसरा हम बोलेंगे अगर आई इक्वल्स टू जे इसमें आ जाए तो हम क्या करेंगे, ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई आई। अगर आई इक्वल टू जे मतलब 2 ए आई आई
इक्वल्स टू 0, मतलब ए आई आई इक्वल्स टू 0, मतलब A11 A22 A33 सारे 0, ये वाले सारे 0, और A12 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ 2A1, ये वाला मैंने माइनस बनाया। A13 माइनस ऑफ A3 के इक्वल होगा, ये वाला मैंने माइनस बनाया। A23 माइनस ऑफ दिस थिंग इक्वल होगा। तो जो मैंने पहले ड्रॉ करी थी 0 HG माइनस H 0 C माइनस ऑफ 0 माइनस ऑफ C, ये वाली आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इस चीज को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, और इसका ट्रांसपोर्ट जो आपका आता है वो इसके माइनस के इक्वल आता है। जैसे A ट्रांसपोर्ट निकालें या माइनस ऑफ A निकालें, वो इसके इक्वल आता है। पहली वाली में ट्रांसपोर्ट उसके सेम A इक्वल आता था। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। आप इसे हमेशा ध्यान रखें कि जब भी डायगोनल एलिमेंट 0 हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो वो स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गई AT इक्वल्स टू T और इस वाली कंडीशन को AIJ इक्वल्स टू AJI को, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अच्छा, इसके बाद किसी भी मैट्रिक्स को हम इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं। वो इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ अगर प्लस A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश, हम किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ट्रांसपोज के इसके फॉर्म में। और अगर आप यहाँ से देखें तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, ये हाफ A/2 हाफ A/2 A आ जाएगा, और ये डैश वाला आपका जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये A डैश में आप किस तरह से A को रिप्रेजेंट करेंगे उसकी डेफिनेशन है। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसे मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट आपका है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, लेट A इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स आपको दी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। तो जो कोफैक्टर का जो डिटरमिनेंट होता है एंड Cij कोफैक्टर ऑफ Aij, देन द एडजॉइंट ऑफ डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ द कोफैक्टर। अगर कोफैक्टर अगर A11 है तो इसका कोफैक्टर C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोर्ट निकाल लें तो ये वाला जो आ जाएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये आपका जो हो जाएगा इसे हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ A। इस चीज को हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ A। अब कोफैक्टर और माइनर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, अगर सपोज दैट ये A11 A12 A13 A21 A23 ये A22 A23 ये A131 A32 A33, ये आपका है। तो कोफैक्टर क्या होता है, Cij इक्वल्स टू होता है -1 की पावर I प्लस J माइनर ऑफ I इंटू J। अब माइनर कैसे निकालेंगे इसका, माइनर A11 का क्या आएगा, ये A11 वाली आपने रो एलिमिनेट करी, रो और फिर कॉलम एलिमिनेट किया, और बाकी जो मैट्रिक्स आ गया वो आपका इसका कोफैक्टर आ गया। तो बाकी मैट्रिक्स ये वाली रो हटा देंगे, ये वाली कॉलम हटा देंगे, ये कॉलम हटा दी, तो आपका क्या आ जाएगा मैट्रिक्स। अब 1 1 है तो 2 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, तो M क्या आ जाएगा आपका A22 A33 माइनस A32 A23, ये वाला इस तरह से हम निकालते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं इस चीज को माइनस के फॉर्म में लिखना चाहूँ एडजॉइंट ऑफ A को, तो आ जाएगा 1 1। अब जहां भी वो ऑड इसका एडिशन ऑड होगा वो -1, तो वहां पर माइनर की जो साथ आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा। M31 माइनस ऑफ M12 M22 माइनस ऑफ M32 M13 माइनस ऑफ M23 और M33। अब M11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये रो एलिमिनेट करिए, ये कॉलम एलिमिनेट किया, ये वैल्यू माइनस ये इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन। M21 की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे,
M21 ये आ गया, ये कॉलम गया, ये रो गई, तो ये वैल्यू आ गई आपकी A12 इंटू A33 माइनस ऑफ A31 A13 A32। इस तरह से आप सारी वैल्यू निकाल लेंगे, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा जो एडजॉइंट को डिफाइन करेगा। तो इसे एडजॉइंट कहते हैं। इस एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालें और इस मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई करें, या इसका उल्टा कर लें, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें, वो आपका इक्वल ही आता है। और इक्वल होके वो क्या आता है, वो जो आता है मैट डिटर्मिनेंट का आंसर आता है, वो डिटर्मिनेंट के ही इक्वल आता है। तो हमेशा ध्यान रखें, एडजॉइंट जिस एडजॉइंट का उसके साथ मल्टीप्लिकेशन आपका डिटर्मिनेंट देता है। फिर इस तरह से अगर हम इसी प्रॉपर्टी में दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें, तो आपका आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट आपका डिटर्मिनेंट ही रहेगा क्योंकि वो वैल्यू है। अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है, आप अलग अलग कर सकते हैं इन दोनों को, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। लेकिन ये वाला जो डिटर्मिनेंट आएगा जब भी आप ऐसे करेंगे, तो अगर सपोज दैट ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, आप दोबारा डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये जो पावर आएगी वो n आ जाएगी। तो ये बाहर निकलेगा a डिटर्मिनेंट, और ये a की पावर n होगा, तो एडजॉइंट ऑफ a की पावर एडजॉइंट ऑफ ये आ जाएगा n-1। ये n कैसे कर दिया आप हमारे मैट्रिसेस और सॉरी डिटर्मिनेंट वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं, वहां डिटेल से किया गया है। फिलहाल मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये n हो जाता है ये, क्योंकि जितनी बार जितना भी ऑर्डर है उतनी ही बार वो मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए ये a टू दी पावर n आ जाती है। और फिर ये a डिटर्मिनेंट सिंगल है, और ये आपका आ जाएगा a-1। फिर आपकी प्रॉपर्टी है, अगर एडजॉइंट ऑफ आप निकालें a इंटू बी, इसको निकालें तो ये सेम ट्रांसपोर्ट की तरह बिहेव करता है। एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अलग अलग करके इस तरह से लिख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट का निकालें, या एडजॉइंट ऑफ ए का निकाल के ट्रांसपोर्ट कर दें, इक्वल ही आएगा। फिर कुछ और प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालें तो n-1। फिर इसमें अगर हम एडजॉइंट ले लें दोनों तरफ, फिर एडजॉइंट ले लिया, इस तरफ भी ले लिया एडजॉइंट, तो इसकी एडजॉइंट निकालें, तो अब अगर इसका पावर दोबारा हमने एडजॉइंट लिया तो इसकी जो पावर आ जाएगी वो n-1 की पावर 2 आ जाएगी, फिर से एडजॉइंट लेने पर। तो सेम इसी तरह से ये वाली भी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ए की पावर आप इधर ले आएंगे, ए को इधर लिख लेंगे, तो वो सेम ही चीज आपकी हो जाएगी। तो ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है। कुछ एक दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, सारी आपको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है। पहला, एडजॉइंट से उसके मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आपका डिटर्मिनेंट आता है। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या हो रही है, एडजॉइंट ऑफ ए पावर -1। एडजॉइंट में मल्टीप्लीकेशन उल्टा होता है, और एडजॉइंट का ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट का एडजॉइंट एक ही बात है। तो ये एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टी हुई, इन पर अक्सर ही क्वेश्चन आते रहते हैं। अब नेक्स्ट आपका नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे बेटा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कुछ भी नहीं है सिंगुलर, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है आपको, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये बस आप ध्यान रखें, पूछ लेता है क्वेश्चन में, अक्सर ही काफी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स लास्ट में गलती कर जाते हैं। अभी तो हम इसे पढ़ रहे हैं तो अभी आपको ध्यान है, लेकिन लास्ट में आप कई बार भूल जाते हैं कि सिंगुलर कौन सा होता है, नॉन सिंगुलर कौन सा होता है। तो सिंगुलर आपका जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, और नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट 0 ना है। तो फिर आप इसे 2-3 बार याद कर लेंगे तो ये इजीली याद हो जाएगा कि 0 वाला सिंगुलर, नॉन 0 वाला नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे बेटा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए ही हमने एडजॉइंट निकाला था, जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाई थी वो इनवर्स इसी दिन के लिए निकाला था, ताकि हमें इनवर्स डिफाइन करना पड़े तो हम उसे डिफाइन कर पाए। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए बार, ये इनवर्स की वैल्यू होती है। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट से
एडजॉइंट की मैट्रिक्स निकाल के उसके डिटरमिनेंट को डिवाइड कर दें तो वो इनवर्स हो जाता है। अब इनवर्स सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए बेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए 0 आ जाता है ए बार। तो अगर ये 0 हो गया तो ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। ये वाला पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब बेटा इनवर्स की प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं बेटा। पहले तो आप इसका ट्रांसपोर्ट का इनवर्स निकालें या इनवर्स निकाल के उसका ट्रांसपोर्ट ले लें, एक ही बात है। फिर किसी चीज का इनवर्स आप निकालें तो वो वापस वही आ जाती है। फिर जैसे हमने ट्रांसपोर्ट में किया था a इंटू बी का इनवर्स निकालें तो b इंटू ए ही आएगा इसका इनवर्स। ये a इनवर्स b इनवर्स आएगा कब आएगा, जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी, केवल उसी केस में। बाकी केसेस में ये गलत होगा, तो हम जनरल केस ये लिख देते हैं। दूसरा, फिर अगर हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के उसका डिटरमिनेंट निकालें या उसका डिटरमिनेंट को ही वैल्यू को ही इनवर्स कर दें, वो इक्वल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत क्वेश्चन आपको आते हैं। सिंपल आपको पूछिए के ए इनवर्स आप कि इसकी वैल्यू बताइए डिटरमिनेंट की। अब इसकी वैल्यू बताने के लिए कैसे बताएंगे हम, डिटरमिनेंट ऑफ के इनवर्स। तो के बाहर कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट में के और फिर बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इन, मतलब के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, मतलब के की पावर एन। ये इसको हम इनवर्स को बाहर ले सकते हैं, तो के की पावर एन अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हर साल 2017, 16, 15 इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आए हैं। जब भी आपको प्रॉपर्टी बहुत इजी है, किसी इनवर्स को निकाल के डिटरमिनेंट निकालें या उसका डिटरमिनेंट का 1 अपॉन कर दें, वो जो चीज होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है और वैल्यू में पावर होता है, वो इनवर्स की तरह वर्क करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये इस तरह से आपने देखा इनवर्स, ये 3-4 ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के आसपास सारे क्वेश्चन घूमते हैं। बाकी ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इनवर्स में इधर उधर की चीजें। तो ये आपका बेटा आपका हो गया इनवर्स। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हम देखते हैं इस सेशन का, वो है आपका सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, इससे पहले हमने डिटरमिनेंट में भी डिस्कस किया था बाय क्रेमर रूल कि कैसे होता है। फिर उसी का एक्सटेंशन या कहें कि वो इसका एक्सटेंशन है, तो कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये 3 इक्वेशन दी गई है तो ये वाली इक्वेशन के हम ये इस वाली के कोफिशिएंट के हम बना लेते हैं एक मैट्रिक्स ए बी सी, A1 B1 C1, A2 V2 C2, A3 B3 C3, इससे कोफिशिएंट की मैट्रिक्स इनटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू D1 D2 D3। बेटा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आप कंपैरिजन करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। ये इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर इसको इक्वल करेंगे, D1 के इक्वल आएगा, तो जो हमारा गिवन है वही आपका आंसर। तो वही आपकी इक्वेशन वापस आ जाएगी। तो अगर मैं इसे लिख दूं a, इसे लिख दूं वेरिएबल x, इसे लिख दूं b, तो वेरिएबल x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो क्या आएगा, a इनवर्स b। अब बस आपका बेटा आंसर आ चुका है, a इनवर्स b। वेरिएबल इनवर्स को मैं लिख दूं क्या, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a बार, जैसे हमने अभी पढ़ा था, इंटू b। अब आप ध्यान से देखना बेटा, कंसिस्टेंसी नॉन कंसिस्टेंसी हम इसमें कैसे बताएंगे लीनियर इक्वेशंस की विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला तो आप इन तीनों इक्वेशन की कंसिस्टेंसी नॉन कंसिस्टेंसी डिटरमिनेंट वाले रूल से भी बता सकते हैं, क्रेमर रूल से भी बता सकते हैं आप, और वो ही ज्यादा यूज है। मैं सजेस्ट करूंगा कि वो ही आप यूज करें। हम इस मेथड को यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं इस वाले में, क्यों, क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्रेमर रूल से ही जाएं। ये डिटरमिनेंट में थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें और थोड़ी सी आपको इनवर्स निकालने में या ये सारी चीजें निकालने में थोड़ी आपको दिक्कत आती है, तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपको लीनियर इक्वेशन आए तो आप क्रेमर रूल ही फॉलो करें। लेकिन होता क्या है और कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं वो मैं यहाँ भी आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो ए इनवर्स को बेटा मैंने ये लिख दिया। अब देखिए, अब दो मेरे केस बन सकते हैं, जैसे हमने उसमें बताए थे इनवर्स के साथ, कि या तो मेरा ए इनवर्स 0 होगा या ए
आपका जो है वो नीचे वाला टर्म जीरो नहीं होगा, वो सॉरी इनवर्स नहीं, ये आपका डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है, डिटर्मिनेंट जीरो है और अगर आपका बी जो है वो भी जीरो है, बी जीरो है या आपका एडजॉइंट जीरो है, मतलब जीरो बाई जीरो आ जाएगा, तो सॉल्यूशन जो आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे बेटा, और जो इक्वेशन होंगी वो कंसिस्टेंट हो जाएंगी जो सॉल्यूशन देंगी। अगर ए जीरो है और या एडजॉइंट जीरो नहीं है या बी जीरो नहीं है, तो बेटा नीचे वाला टर्म जीरो हो गया, ऊपर वाला जीरो नहीं है, तो आपके नो सॉल्यूशन आएंगे। मतलब आपने एडजॉइंट निकाला, वो जीरो नहीं है या बी जीरो नहीं है, तो आपके जो है नो सॉल्यूशन आएंगे। या इनमें से दोनों जीरो हैं या कोई एक भी जीरो है, तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। फिर बेटा नेक्स्ट देखते हैं, अगर ए नॉट इक्वल्स टू ए, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो जीरो नहीं है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ जीरो नहीं है तो क्या होगा कि अगर तो एडजॉइंट ऑफ ए जीरो है या बी जीरो है या दोनों जीरो हैं, कोई भी एक जीरो हो, तो कोई भी एक जीरो होने पर जीरो अपॉन दिस थिंग आ जाएगी। मतलब आपके जो सॉल्यूशन आएंगे वो एक्स इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो, जेड इक्वल्स टू जीरो आएंगे, कंसिस्टेंस इक्वेशन हो जाएंगी, और जो सॉल्यूशन आएंगे वो ट्राइवल सॉल्यूशन कहते हैं जब एक्स वाई जेड तीनों जीरो हो। फिर बेटा आपको है, अगर ए एडजॉइंट ऑफ ए आपका जीरो नहीं हो और बी भी जीरो नहीं हो और उनका मल्टीप्लीकेशन भी आपका जीरो नहीं हो और ए मॉड भी जीरो नहीं हो, तब उस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन आते हैं और जो इक्वेशन होती है वो कंसिस्टेंट हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा, आपको ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल नॉर्मल अप्रोच से भी इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। फिर मैं दोबारा बताता हूँ, अगर हम पहले तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे, अगर वैल्यू जीरो आ गई और ऊपर भी वैल्यू जीरो आ गई, ऊपर वैल्यू कब आएगी जीरो, या तो बी जीरो या एडजॉइंट जीरो हो, कोई एक जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे, तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन जाएगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, कंसिस्टेंस इक्वेशन हो जाएंगी। दूसरा केस क्या है, अगर नीचे वाला जीरो है और ऊपर वाला जीरो नहीं है, ना एडजॉइंट जीरो है, ना बी इंडिविजुअल जीरो है और ना उसका मल्टीप्लीकेशन जीरो है, तो आप वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो आपके कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे। अब अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो ऊपर वालों में से कोई एक जीरो है या दोनों जीरो है, एडजॉइंट ऑफ ए जीरो है या आपका बी जीरो है या आपका दोनों जीरो है, तो जो सॉल्यूशन आएंगे अब जीरो अपॉन नॉन जीरो, मतलब जीरो आ जाएगी, इक्वेशन कंसिस्टेंस आ जाएंगी, सॉल्यूशन ट्राइवल सॉल्यूशन आ जाएंगे जीरो जीरो जीरो। फिर तीसरा है, अगर ये भी नीचे वाला भी जीरो नहीं है, ऊपर वाला भी जीरो नहीं है और प्रोडक्ट भी इनका जीरो नहीं है, तब जो सॉल्यूशन आएंगे वो यूनिक सॉल्यूशन आएंगे और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन भी इन्हें कहते हैं, मतलब x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो नहीं है। तो इस तरह से भी लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक की जाती है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से ना जाएं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना और फिर उसका मल्टीप्लीकेशन निकालना ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, बजाय कि इसको आप क्रैमर रूल से सॉल्व कर ले। क्रैमर रूल मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको डिटरमिनेंट वाले चैप्टर की लास्ट हेडिंग में, देख ले आप, वहां से भी आप लीनियर इक्वेशन को इजीली कंसिस्टेंट उनकी बता सकते हैं। तो ये तो आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने बताया कि किस तरह से निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ बी ए करके, और जहां जीरो हो ना हो तब उस केस में आपके कौन कौन से केस बनेंगे और किस में क्या आंसर आएगा। तो गाइस ये था हमारा मैट्रिसेस का रिवीजन वाला लेक्चर। नाउ हम नेक्स्ट देखेंगे मैट्रिसेस का ट्रिक वाला लेक्चर, किस तरह से नॉर्मल छोटी छोटी ट्रिकों में हम पूरे क्वेश्चन कर देंगे एनडीए के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।